गुड इवनिंग बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 3 पर है। लास्ट हम जो पढ़ रहे थे, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। लास्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सेंटर्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। ट्रायंगल से रिलेटेड ये सारे सर्कल्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी, इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे ये पढ़ा था, और हमने एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे। ये सब तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। अब ये क्वेश्चन करेंगे, बोले कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ऑर्थो सेंटर इज 3, -2। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 3, -2 पर है। वन साइड इज एक्स एक्सिस, देन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज नॉट ऑन एक्स एक्सिस। वो वर्टेक्स बताना है जो एक्स एक्सिस पे नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, बना लेते हैं। ऑर्थो सेंटर दे रखा है आपको, और वन साइड इज एक्स एक्सिस, एक साइड एक्स एक्सिस है, एक साइड जो है वो एक्स एक्सिस पर है। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, मतलब हॉरिजॉन्टल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना लिया। इसका ये एक्स एक्सिस पर रखी हुई है ये वाली साइड, ये एक्स एक्सिस है। और इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है 3, -2 पर। ये 3, -2 है। अब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया है मैंने, बस मैंने एक रफ स्केच बनाया एक तरीके से। हमसे पूछ रहे हैं कि देन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वो वर्टेक्स बताइए जो एक्स एक्सिस पे नहीं है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। पहले ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर होता है जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हो आप वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर्स, इन परपेंडिकुलर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब ये बच्चों एक्स एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेसिकली वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये एल, एल्टीट्यूड एल, ये वाई के पैरेलल हो गया। अब कोई लाइन y के पैरेलल है तो उस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट आपको पता है नहीं बदलेगा। मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज 2, 0 हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x 2 रहेगा, y चेंज हो जाएगा। तो अगर ऐसी लाइन पे वर्टिकल चलते हो आप ये, तो क्या नहीं बदलता है? x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है। तो इसका हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर इसी लाइन पे कहीं होगा। बाकी एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर देता हूं। चलो, बाकी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दिया। ये तीनों एल्टीट्यूड्स कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर, ऊपर। इस ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3, तो ये पक्की बात कंफर्म हो गई कि ओ क्या है? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, एल ले लो चाहे ए ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। अब ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बीटा मान लिया। और एक बात क्लियर हो गई, जो एल है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और बच्चों जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसका स्लोप आपको आगे आएगा। वैसे अभी बता देता हूं, x1 y1 और x2 y2, अगर ये दो पॉइंट्स दे रखेंगे किसी लाइन पे, तो इसका स्लोप जो होगा वो होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और हमें पता है कि x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उसका स्लोप 0 होता है बच्चों। जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है उसका स्लोप 1/0 या इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं बात करूं AL का स्लोप, तो AL का स्लोप कितना होगा भाई? ये AL नहीं, AL बोलो या AO बोल दो, AO, ये भी AO AL एक ही लाइन है। AO का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 बीटा प्लस 2 अपॉन 3 - 3। चल, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दोनों एक ही जगह होंगे।
ये एक ही पॉइंट होगा। अब बी का अगर मैं देखूं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सी का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ए का वाई कोऑर्डिनेट बीटा है। तो ओ सेंट्रोइड भी है और सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या होगा भाई, सेंट्रोइड भी यही है और तो सेंटर भी यही है। तो सेंट्रोइड के वाई कोऑर्डिनेट से निकाल दूं अगर मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वो ऑर्थो सेंटर का भी वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, तो वो क्या होगा बीटा प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 3, और ये हमें कितना दे रखा है -2, यहां से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, तो इसके अंदर ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, -6, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसमें यूज हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड एक ही जगह पर होते हैं। तो मैंने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकाला, तो 0 प्लस 0 प्लस बीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 रखा। सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर एक ही बात है, सेंट्रोइड भी है तो वहां से बीटा मिला, और x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है इस पे होगा तो 3 ही होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको, यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An equilateral triangle whose circumcenter -2, 5। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल है, सर्कमसेंटर -2, 5 पर है। सर्कमसेंटर क्या, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब एक ही जगह होंगे इसके। एंड वन साइड इज ऑन y एक्सिस, देन लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ये भी बढ़िया सवाल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी एक साइड y एक्सिस पर है, ये तो बोल रहा है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया। इस ये y एक्सिस पर दे रखा है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ABC बोल देता हूं इसको मैं। ये पता है b का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। सर्कमसेंटर -2, 5 है। सर्कमसेंटर सेंट्रोइड एक ही जगह होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सर्कमसेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है उससे a का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। भाई सर्कमसेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 है, वैसे क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस अल्फा अपॉन 3, तो अल्फा कितना हो जाएगा -6। हमसे पूछ रहे थे लेंथ ऑफ साइड, साइड लेंथ पूछ रहे हैं इसकी। बच्चों अल्फा आ गया। अब अगर बात करें सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर कैसे निकालेंगे इसका भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे सेंटर एक ही जगह होंगे। तो यहां से अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इसी पर क्या होगा, सर्कमसेंटर होगा। ये पॉइंट कितना है -2, 5। तो ये बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो ऐसे चलने के अंदर y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, तो बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी बच्चों। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए -6, 5। और आपको तो लेंथ ऑफ साइड चाहिए, तो आप एक चीज और समझिए कि ये सेंट्रोइड भी है, तो ये 2:1 है। तो इस पॉइंट को अगर मैं O बोल रहा हूं, तो A से O की दूरी अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से भाई, -2, 5 और -6, 5, तो 4 होगी डिस्टेंस। या निकाल लीजिए -2 + 6 का होल स्क्वायर और 5 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आएगी 4। ये 4 है तो बच्चों ये 2 हो जाएगी, तो ये टोटल 6 हो गई। ये 6 हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है। हमें x हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर 6 हो गया, तो क्या लगा दूं मैं, sin 60 लगा दूं। sin 60 कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 60 √3/2 है। al जो है वो 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 अपॉन √3, या 12 को लिख लिया मैंने 3 × 4 अपॉन √3, या आंसर आ गया 4√3। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यस और नो? क्लियर है बच्चों?
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे बढ़िया क्वेश्चन है। बोले ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल निकालिए जिसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर पूछे तो आप ट्रायंगल की नेचर चेक करो। सबसे पहले ट्रायंगल कैसा है भाई। 8 - 2, इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो अरे ये तो क्वेश्चन ही हट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का इंसेंटर पूछ रहा है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। इंसेंटर का तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। चलिए मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट 1,√3, इसके 0,0, इसके 2,0 और हमें फाइंड करना है इंसेंटर। तो बच्चों ये लेंथ निकालो, साइड लेंथ। ये कितनी होगी? डिस्टेंस फॉर्मूला से 2, बी के सामने वाली ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगी 1 + 3 4 तो 2, और ये कितनी आएगी 1, ये भी 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तीनों साइड 2 है, तो इंसेंटर वही होगा जो सेंट्रॉइड होगा। तो इंसेंटर फाइंड करना था लेकिन काम चल गया सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, x1 + x2 + x3, तीनों का x कोऑर्डिनेट ऐड करो। 1 + 0 + 2 तो 3/3, √3 + 0 + 0/2, √3 + 0 + 0/3 तो 1,1/√3। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले चेक करो हमेशा नेचर। अगर इक्विलेटरल है तो आप सेंट्रॉइड से काम चलाओगे, सेंट्रॉइड ही क्या बनेगा? इंसेंटर बनेगा। ठीक है, चलिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। देखो इसको प्लॉट करते हैं। 0 0 कहां पर होगा बच्चों? ये 0 0। 3 4 कहां होगा? 3 4 ये होगा। 4 0 कहां पर होगा? 4 0 यहां पर होगा। इसका ऑर्थो सेंटर सी है बच्चों। ऑर्थो सेंटर कहां होता है? एल्टीट्यूड पर। यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यहां से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। अब AOBLM, ये मैं AL की बात करूं, इस पे होगा ऑर्थो सेंटर। ये बिल्कुल क्या है? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। भाई ये दो वर्टेक्स किस पे आ रहे थे? देखो 0 0 4 0 किस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो एल्टीट्यूड जो होगा वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, y के पैरेलल। y के पैरेलल जो लाइन है x नहीं बदलता। तो ये क्लियर हो गया कि ऑर्थो सेंटर का इस पॉइंट को C मान लेते हैं, ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो एक एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट मान लिया बीटा है। अब एक चीज देखिए, इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं AB का। AB का स्लोप क्या होगा? अभी स्लोप का फॉर्मूला बताया आपको, y2 - y1 4 - 0/3 - 4 तो -4। तो इस OC का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर है तो 1/4। भाई ये रिजल्ट है, देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। एक लाइन का स्लोप -4 है तो दूसरी लाइन का स्लोप खुद ब खुद क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका स्लोप -4 है तो इसका 1/4 हो जाएगा। अब इसका स्लोप 1/4 है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 ओके 3 बीटा। स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं CO का। स्लोप CO हमें मिल गया कितना? 1/4। वैसे कितना होगा? बीटा -0/3 - 0 1/4। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 3/4। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल है। ट्रायंगल को एग्जैक्ट मैंने ड्रॉ किया, एग्जैक्ट मतलब एक रफ स्केच बनाइए और उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि लगभग जो ट्रायंगल है वो कैसा है। तो दिख रहा था एक 0 0 एक 4 0 एक 3 4। तो एक जो साइड थी ट्रायंगल की वो एक्स एक्सिस पर रखी हुई थी। तो जो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये y के पैरेलल होगी
और y के पैरेलल कोई भी लाइन आप देखते हैं तो उस पर x नहीं बदलता। ऑर्थो सेंटर इसी पर एक पॉइंट होगा तो उसका भी x कोऑर्डिनेट 3 ही होगा। y कोऑर्डिनेट बीटा मान लिया, ये 3 बीटा हो गया। अब इसका स्लोप निकाला y2 माइनस y1, बीटा माइनस 0/3 माइनस 0, तो बीटा अपॉन 3। इसको किसके इक्वल रखा, इसका स्लोप निकाला, या फिर एक काम करो इसके और इसके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रख दो, उससे दिया जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आई यहाँ से 3/4। तो यहाँ से ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखिए नेक्स्ट क्या है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC is B and the circumcenter is S. If A is the origin then the coordinate of C. ट्रायंगल ABC है जिसमें A कहां पर है, ओरिजिन पर है। A ओरिजिन पर दे रखा है, ऑर्थो सेंटर कहां पर है इसका, B पर है, B ऑर्थो सेंटर है। बच्चों एक बात समझिए, मैंने बताया था कि राइट ट्रायंगल अगर कोई बना है पिछले लेक्चर में, राइट ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है। तो अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर है तो फिर वो वर्टेक्स राइट एंगल वाला होगा। देखो बता देता हूं, राइट ट्रायंगल मैंने बनाया तो ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा। इसका उल्टा बोलो कि अगर ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर है, एक वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर है B, तो इसका मतलब B पर एंगल 90 बन रहा है। तो जो ट्रायंगल है बेसिकली वो कुछ ऐसा बन रहा है, इसका मतलब कैसा, ऐसा है। ये ऑर्थो सेंटर दे रखा है ना, ये है, ये 90 है। और बोले कि इसका सर्कम सेंटर A, B है। सर्कम सेंटर क्या होगा राइट ट्रायंगल का, ये भी बताया था, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। दोनों रिजल्ट बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, क्लियर हो गए होंगे आपको कि राइट ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है, सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो ये आपको दे रखा है A, B, ठीक है। हमसे पूछे देन कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, ये ऑर्थो सेंटर की वजह से राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल बना तो ये मिड पॉइंट हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये मिड पॉइंट है ये पता है, तो C पूछ रहा है वो क्या होगा बच्चों, इसका डबल माइनस ये बताया था आपको 2a माइनस 0, इसका डबल माइनस ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना बताया था। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2a, 2b। ये भी बेहतरीन सवाल हो गया, बहुत छोटा लेकिन बहुत बढ़िया सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, बोले द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। एक ट्रायंगल के इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए जिसके मिड पॉइंट्स के वर्टिसेस दे रखे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से अब समझना इसको, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, वर्टिसेस ने मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मिड पॉइंट के, क्या क्या है, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0। हमसे इस बड़े ट्रायंगल एबीसी के तो मिड पॉइंट्स के दे रखे हैं, इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। तो भाई उसके लिए फॉर्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ऐसे ही y। तो इसके लिए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए एबीसी के। तो a के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1 y1,
तो बच्चों ये मिड पॉइंट है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका डबल माइनस ये, तो 2 माइनस x1, 0 का डबल माइनस y1। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका डबल 0 का डबल 0 माइनस ये, तो x1 माइनस 2, इसका डबल 2 माइनस माइनस y1, तो 2 प्लस y1। और अब इन दोनों का मिड पॉइंट 1 1 है, तो 1 हो जाएगा x1 प्लस x1 माइनस 2 अपॉन 2, तो यहां से 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x1 आ गया 2। बच्चों x1 2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 2 प्लस y1 है, इसका उसका y1 है, डिवाइडेड बाय 2, इस ये किसके इक्वल रखिए 1, तो 2y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, तो y1 कितना 0। तो बच्चों हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, x1 कितना है 2, y1 कितना 0, ये कितना है x1 2 y1 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, 0, और x1 2 तो ये 0, और y1 कितना 0, तो ये 0, 2। ये आ गए जी वर्टिसेस। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, देखो आपके लिए यहां पर फॉर्मूला है इन सेंटर का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब इसके लिए ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। ए क्या है, ए के सामने वाली साइड को ए बोल रहे हैं, तो ए की लेंथ कितनी हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी 2 हो गई, तो ए बच्चों 2 हो गया। बी क्या होगा, बी के सामने वाले इसकी डिस्टेंस 0 2 और 2 0 के बीच डिस्टेंस, ये 2√2 हो जाएगा, निकाल लेना आप डिस्टेंस फॉर्मूला से। सी क्या है, सी के सामने वाला 2 0 और 0 0 के बीच डिस्टेंस, ये 2 हो जाएगा। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। फॉर्मूला लगा देता हूं बच्चों में, यही वाला, तो a कितना 2 x1 2 प्लस b कितना 2√2, x2 कितना 0 प्लस c 2, x3 कितना 0 अपॉन a प्लस b प्लस c, 2 प्लस 2 4 प्लस 2√2। ऐसे y कोऑर्डिनेट देखिए a y1 2 इंटू 0 प्लस b 2√2 इंटू 0 प्लस c 2 इंटू 2 4 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 अपॉन 4 प्लस 2√2, यहां भी 4 अपॉन 4 प्लस 2√2। 2 से काट देते हैं इसको, 2 अपॉन 2 प्लस √2, 2 अपॉन 2 प्लस √2। 2 प्लस √2 को रेशनलाइज किया तो नीचे 2 प्लस √2 2 माइनस √2, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस √2 2 माइनस √2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, इन सेंटर के। हमसे खाली एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बच्चों। बताइए, यस और नो। बेरियम सल्फेट का आंसर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। कंसीडर ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B and C. If G is center of triangle and the area of triangle VGC is delta 1, then delta 1 upon 4. ये तो आपको पता है कि मैंने कल ही बता दिया था आपको पिछले लेक्चर में। ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है, इस सेंट्रॉइड को अगर मैं वर्टिसेस से मिला दूं तो ये तीनों के एरिया इक्वल हो जाते हैं। बताया था आपको इसका एरिया
टोटल एरिया का 1/3 होगा। टोटल एरिया आप एबीसी का निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 -8 -4 प्लस x3 कितना -2 y1 माइनस y2 4 माइनस माइनस तो 4 प्लस 2, तो ये बनेगा यहां से 6 2 जा 12, ये बनेगा 12 120, ये बनेगा 6 2 जा 12, 144/2 तो 72। अगर इस टोटल का एरिया 72 है तो इसका एरिया कितना होगा? बीसीजी का एरिया बोला है इसने Δ1, भाई Δ1/4 चाहिए, और Δ1 खुद क्या है? ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/3, उसको भी 4 से डिवाइड किया तो 72/12, तो 6 आंसर आ गया। एनडीए के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए बच्चों। चलिए अगले सब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। बच्चों लोकस एंड इट्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए लोकस क्या होता है, लोकस का मतलब समझिए पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। क्या होता है देखिए समझिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके पास दो पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करके बन रही है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। और हमसे पूछे कि इन दोनों पॉइंट ए और बी से आप ऐसे पॉइंट ढूंढिए जो ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर है, तो एक तो मिड पॉइंट ही हो जाएगा इसका, और भी हो सकता है कोई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये दोनों से बराबर डिस्टेंस पे हो जाए कि इसकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाए। इधर भी हो सकता है ऐसा पॉइंट, ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाए, और बीच में भी हो सकते हैं ऐसे पॉइंट। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहीं पर होंगे पॉइंट्स, जो भी होंगे ना इसी यहां पर होंगे, इधर नहीं होंगे ना इधर, तो ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ए और बी थी, ये मुझे क्या देखना था, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस वाले पॉइंट। तो पहले ये देखा, फिर थोड़ा नीचे एक पॉइंट होगा, इधर नहीं होगा ना इधर होगा, फिर और नीचे होगा, फिर और नीचे, इनको मिला के एक लाइन बन रही है। या ऐसा मैं बोलूं कि पॉइंट पी मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, मूविंग पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, और ये ऐसे मूव कर रहा है कि ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट जो हैं ए और बी, इनसे इसकी दूरियां बराबर है, ए और बी से दूरियां बराबर है। पी ऐसे मूव कर रहा है कि इसका ए से दूरी और बी से दूरी बराबर है, तो वो ना इधर जाएगा ना इधर, बिल्कुल इस लाइन पे मूव करेगा। तो मैं बोलूंगा पी ने एक पाथ बनाया, पी ने एक पाथ बनाया, पी मूव्स ऑन अ पाथ। कंडीशन क्या है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, पी मूव्स ऑन अ लाइन या पी मूव्स ऑन अ पाथ इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो P के बहुत सारी पोजीशन है, P एक पाथ पे मूव करेगा, वो पाथ क्या होगा, उस पाथ को हम बोलेंगे लोकस। तो लोकस बेसिकली जो लिखा हुआ है, लोकस का मतलब हो गया पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट मूव करते हुए जो पाथ ट्रेस करता है, बनाता है, उसको हम लोकस बोलते हैं। लेकिन ऐसे ही थोड़ी कहीं भी मूव करेगा, आपने बोल दिया कि सर ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव नहीं करेगा। कंडीशन होंगी, रेस्ट्रिक्शंस लगी होंगी, जैसे यहां बोला इसको कि भाई तू मूव कर बेशक, लेकिन तेरी ए और बी से दूरियां बराबर होनी चाहिए, डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। तो पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू, मूव कर रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, या गिवन रेस्ट्रिक्शन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई ये चीज जरूर होनी चाहिए, इनके अंडर ये मूव करके जो पाथ बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल, या लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट
इट रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। पी का लोकस, हिंदी में बता देता हूं, पी का बिंदु पथ, बिंदु पथ बोलते हैं इसको, पी का बिंदु पथ जिसकी दो स्थिर बिंदुओं ए और बी से दूरियां समान है, क्या बनता है बिंदु पथ? एक रेखा बनती है, और वो रेखा बिल्कुल क्या होगी? मिड से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल ना एंगल पे होगी किसी पर, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स such that it remains equidistant from A and B is a straight line which is perpendicular bisector of joining of A and B। हिंदी में बता देता हूं, उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियां सदैव समान है, उस बिंदु का बिंदुपथ एक रेखा बनती है जो कि दोनों स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है और मध्य बिंदु से पास होती है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं भाई। सपोज आपसे बोले कि ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है C, और एक पॉइंट मूव कर रहा है P, ये मूव कर रहा है, ये मूविंग पॉइंट है, सच दैट कि इसका C से दूरी हमेशा कांस्टेंट है। तो ये क्या पाथ बना लेगा? सर्कल। सोचिए, ये फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट मूव कर रहा है, लेकिन ये दूरी 1 है तो 1 ही रहेगी, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो ये ऐसे तो मूव करेगा, देखो 1 डिस्टेंस पे रहेगा। क्या पाथ पे मूव करेगा? सर्कल पे करेगा, नहीं करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर्कल उस पॉइंट का लोकस है, या लोकस प्रॉपर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, इफ P moves such that its distance from fixed point is constant, if P moves such that its distance from C fixed point is constant, then locus या path of a point P is circle। या ऐसा बोल सकता हूं, circle is the locus of a point which moves such that it remains equidistant from fixed point C, constant distance at point C, from point C। उस बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाएगा जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। ये कांस्टेंट है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब हो गया पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। पाथ का नाम, वो नाम लाइन भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो एलिप्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, जिस पाथ पे चलेगा वो ही होगा। ठीक है, तो लोकस का मतलब पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। देखिए बच्चों, एक खास बात ये समझनी है कि हर पाथ का एक इक्वेशन होता है। जैसे लाइन की इक्वेशन होती है, सर्कल की भी होती है, पैराबोला की भी होती है, तो हर लोकस का, हर पाथ का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, आगे इसीलिए तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। तो लोकस की डेफिनेशन तो हम समझ गए, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज लोकस। अब लोकस की इक्वेशन से मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए बच्चों, करना क्या है, जैसे मूविंग पॉइंट जो होगा उसको हम हमेशा एक्स वाई मानेंगे। ये मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल है, इसीलिए तो एक्स वाई माना। मूविंग मतलब एक्स और वाई बदल रहे कदम कदम पे, और ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन से आपको लोकस मिलेगा, पाथ बनेगा। तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो ही इक्वेशन है, वो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है ना पी। जो हमेशा पी वेरिएबल मूविंग पॉइंट सेटिस्फाई करता है उसको आपको एक्स वाई एल्जेब्रिकली लिखना है, बस एक्स वाई के टर्म्स में। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ लोकस। तो मैं बोल सकता हूं कि एन एल्जेब्रिक, मैं ऐसा बोल सकता हूं, एन एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that an algebraic relation between x and y which is true, which satisfy a given condition, जो भी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट,
उसको एल्जेब्रिकली एक्स वाई के टर्म्स में लिख दीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। जैसे देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे आपसे बोले कि ये पॉइंट 0 0 है फिक्स्ड, पॉइंट पी मूव कर रहा है और इसका इस फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा 1 है, तो लोकस सर्कल बनेगा, पाथ जो बनेगा वो सर्कल बनेगा। तो उस पाथ की या उस लोकस की इक्वेशन क्या होगी ये जानते हैं हम। चलिए, तो आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड इक्वेशन। अभी क्वेश्चन आएंगे, देखो अगली स्लाइड में क्वेश्चन है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश यहीं पे कर रहा हूं आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from 0 0 is always 1 unit। ऐसे मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस 0 0 से हमेशा 1 है, तो इक्वेशन लिखनी है। तो क्या दे रखा है आपको, गिवन क्या है आपको गिवन है बच्चों, वो गिवन कंडीशन ही लोकस की इक्वेशन बनाएगी। आपको गिवन है कंडीशन इसमें Cp इज इक्वल टू 1, तो बस यही लिख दो आप एल्जेब्रिकली, एक्स वाई के टर्म्स में लिख दो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों इक्वेशन आ गई उस पाथ की, उस सर्कल की, ठीक है ना, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो लोकस की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, जो भी बोल रहा है आपसे कंडीशन, उस कंडीशन को आप एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट मान के एक्स वाई के टर्म्स में लिख दीजिए, इस जो बनेगा रिलेशन उसी को हम इक्वेशन ऑफ लोकस बोलेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए आप, बोले द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज थ्राइस द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, एक्स वाई पॉइंट मान लिया भाई, जो मूव करेगा मूविंग पॉइंट को हमेशा क्या मानेंगे, एक्स वाई। मैंने याद हो अगर आपको तो किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी बताई थी, क्या होती है, मॉड ऑफ वाई। तो उस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी एक्स एक्सिस से दूरी का थ्राइस है, तो ओरिजिन से दूरी क्या होगी इस पॉइंट की, आपको ओरिजिन से इस पॉइंट पी की दूरी थ्राइस एक्स एक्सिस से दूरी दे रखी है। अब ओपी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, ये 3 मॉड वाई, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये एक्स वाई में एल्जेब्रिक रिलेशन आ गया बच्चों। ये रिलेशन क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लोकस है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा भाई। पी पॉइंट मूव कर रहा है, इसकी ओरिजिन से दूरी निकाली मैंने, ये रही, ये 3 टाइम्स है इसकी एक्स एक्सिस से दूरी। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, मॉड वाई, तो इसकी ओरिजिन से दूरी मतलब ओपी क्या दे रखी है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स इसकी एक्स एक्सिस से दूरी, मतलब 3 टाइम्स मॉड वाई। स्क्वायरिंग कर दिया, इससे ये इक्वेशन आ गई लोकस की। तो जो बोल रहा है बस बड़ा सिंपल है, जो बोले एक्स वाई पॉइंट वेरिएबल मान लीजिए मूविंग, उसको आप ढाल दीजिए इक्वेशन में, उस कंडीशन को एक्स वाई के टर्म्स में एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं कि लेट ए एंड बी 2 फिक्स पॉइंट्स, अ पॉइंट पी मूव्स इन सच अ वे दैट ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया दे रखा है, ये इसको थोड़ा छोटा करता हूं, जगह बनाता हूं। क्या दे रखा है कि जो ट्रायंगल पी ए बी है, ए और बी दे रखे हैं, पी मूव करा, ट्रायंगल पी ए बी का एरिया 12 है, तो लोकस बताना है इसका। क्या बोल रहे हैं बेसिकली, मैं यहां बना देता हूं, देखिए ये आपको दे रखा है ए कितना 2,3,
बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको कितने, -4,5। पी मूव कर रहा है लेकिन ये ट्राइंगल का एरिया हमेशा फिक्स्ड है कितना, 12। तो ये मूव करके कोई पाथ बनाएगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लो, एक्स वाई, जिसका लोकस हमें निकालना है, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला रख दो किसके इक्वल, 12। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया आप कैसे रखोगे भाई, ये एरिया 12 देने का मतलब ये हो गया, सोचो ट्राइंगल के एरिया का बड़ा वाला फॉर्मूला ना लगा के इसका बेस कितना है, ट्राइंगल के एरिया में बेस और हाइट यूज होता है, बेस कितनी है भाई, बेस कितना है इसका, 2 + 4 x1 - x2 का स्क्वायर तो 36, 3 - 5 2 का स्क्वायर 4, तो कितना है बेस, √40 to √10। इसमें थोड़ा एक चीज यूज होगी कंबाइंड इक्वेशन की, इस वाले क्वेश्चन को अभी रुक जाओ, अभी तो बाद में बताएंगे। ये देखिए बोले कि इफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या दे रखा है आपको, देखिए हाँ जी, बोले कि ट्राइंगल एबीसी में ए और बी दे रखे हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स एंड अ पॉइंट पी मूव्स सच दैट एंगल एपीबी 90, तो लोकस ऑफ पी। ये बड़ा आसान है, ए और बी आपको पॉइंट बड़े सिंपल वाले दे रखे हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट 1, a, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स -a, 0, और P ऐसे मूव कर रहा है सच दैट कि P मूविंग पॉइंट है, लेकिन APB हमेशा कितना बन रहा है, 90। ये 90 है, तो हमें P का लोकस बताना है। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लो, x y। बच्चों ये 90 है तो बहुत क्लियरली आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1। भाई ये तो कंडीशन दे रखी है, 90 होने को आप एल्जेब्रिकली कैसे लिखोगे, यही तो लिखोगे। जब दो लाइंस 90 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका एल्जेब्रिक रिलेशन क्या है, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो इसका स्लोप निकाला हमने, कितना होगा, y - 0 अपॉन x + a, और इनटू इसका स्लोप निकाला तो इसका स्लोप क्या होगा, y - 0 अपॉन x - a। स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या रख दिया, -1। इसको सिंप्लीफाई किया तो y² हो गया -x - a, x + a हो जाएगा x² - a², तो ये बनेगा x² + y² = a²। ठीक है, तो इस बार कंडीशन क्या दे रखी थी, इस बार कंडीशन दी हुई थी आपको कि a और b फिक्स पॉइंट्स हैं और पॉइंट p मूव कर रहा है सच दैट एंगल APB की वैल्यू, एंगल APB कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल APB मैंने 90 दिया हुआ है, तो मैंने इसका स्लोप निकाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मैंने इसका स्लोप निकाला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या रख दिया, -1 रख दिया। इससे मुझे मिल गया P में, P के लोकस का इक्वेशन, एक्स वाई में इक्वेशन मिल गया, तो P के लोकस का इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कि A and B आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल लाइज ऑन लाइन देन लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ C के वर्टेक्स का लोकस हमसे पूछ रहे हैं। देखिए बोले कि A के कोऑर्डिनेट है 2, -3, B के कोऑर्डिनेट्स है -2, 1। सेंट्रॉइड इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये कोई लाइन है, ये लाइन है कोई, सेंट्रॉइड इस पे लाई कर रहा है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 1। हमसे C का लोकस पूछ रहे हैं, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लो आप, अल्फा बीटा मान लो। इस बार अल्फा बीटा की इक्वेशन पूछ रहा है। वैसे सेंट्रॉइड, हमारे हिसाब से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो अल्फा + 2 - 2, अल्फा + 2 - 2 अपॉन 3, और y कोऑर्डिनेट होगा बीटा -3 + 1 अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे बेसिकली हमें अल्फा अपॉन 3 कॉमा बीटा माइनस 2 अपॉन 3। अब ये सेंट्रॉइड क्या दे रखा है उसने, लाई कर रहा है इस लाइन पे। बच्चों ये सबको पता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये सभी को पता है। तो ये इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख दीजिए इसमें एक्स और वाई की जगह ये वाला पॉइंट। तो x की जगह अल्फा बाई 3 रखा, y की जगह बीटा माइनस 2 बाय 3 रखा, 3 से 3 कट गया, 3 एलसीएम भी ले लिया, ये बन गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 9। या अल्फा बीटा को वापस एक्स वाई में रख दो, क्योंकि इक्वेशन हमेशा एक्स वाई में ही लिखनी है आपको। मैं एक्स वाई भी तो मान सकता था, जिस पॉइंट को मूविंग पॉइंट को मैं एक्स वाई तो मानता है आजकल, अभी तक अल्फा बीटा माना, बाद में एक्स वाई रख दिया, तो ये बना लोकस का इक्वेशन। और ये पाथ भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनी, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको कॉपी कीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कराते हैं, 1 मिनट का ब्रेक है।
जैसा ध्यान दो वैसे भी स्लाइड पूरी हो गई है। अच्छा टॉपिक पूरा हो गया, नया टॉपिक अच्छा हो गया रिकॉर्ड रिकॉर्ड किया, इम्पोर्टेंट में इतना ही रखूंगा।